हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल गुड। तो बच्चों हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं विद ट्रिक। ओके, तो इस सीरीज़ में एक्चुअली में ये चैप्टर वाइज रहेगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो ऑर्गेनिक का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक है, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में नीट में, उसका सॉल्यूशन विद ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2011 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जाता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किस केस में हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो रिएक्शन है बच्चों, इस फर्स्ट रिएक्शन में हमको सबसे पहले क्लियर हो गया है ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ ही नहीं है। सेकेंड वाले में अगर मैं देखूँ तो कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐसा निकल नहीं रहा है, क्योंकि RMgX जब भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले एडक्ट बनाता है एंड देन हाइड्रोलिसिस के बाद वो अल्कोहल बनाता है, तो ये रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं आती है। नाउ सी ऑप्शन हम देखें तो ये है हमारा हेलो अल्केन और ये है हमारा अमोनिया। और अमोनिया जो है जैसे ही एक प्रोटॉन को रिलीज करता है, वो वैसे भी एक न्यूक्लियोफाइल है न्यूट्रल स्टेट में भी, लेकिन जैसे ही वो प्रोटॉन को देता है तो भी वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता है NH2 और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा ब्रोमाइड है वो जाएगा और उसकी पोजीशन ये ले लेगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। जो H+ यहाँ से निकला था अमोनिया से, वो इस Br के साथ HBr बना लिया और यहाँ पर Br की जगह पर NH2 आ गया। मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, ऐड ही हुई है दोनों चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन एंड इसके बाद Cl। ओके, तो यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2011 में। क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो इन सभी कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली कहाँ होगा, तो हम देख लेते हैं सबको। ऑप्शन ए में ऑल आर क्लोरोबेंजीन है और कुछ सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं क्लोरोबेंजीन में, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है बच्चों NO2 जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर मिथाइल लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके बाद अगर मैं मिथॉक्सी की बात करूँ तो ये भी वही है, और यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है सॉरी। तो जो NO2 ग्रुप है उसका जो ये नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, ये क्या करेगा, ये बहुत ही इजी कर देगा क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होना। बाकी सारे नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बाकी सभी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को उसमें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो निकलने ही नहीं देंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए और ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। और रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ NO2, क्लोरोबेंजीन में इसका प्रेजेंस होना। ओके, चलिए तो नोट करिए इसको भी। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है वो नीट 2011 एंड 1998 दो बार ही आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का IUPAC नेम इन चार ऑप्शन में से कौन सा है वो हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन में बच्चों सिस एंड ट्रांस दिया हुआ है,
तो सिस और ट्रांस पहले तो आपको समझना होगा कि सिस ट्रांस क्या होता है। सिस में क्या होता है अपन लोगों का कि जो भी दो सेम ग्रुप होते हैं वो सेम साइड होते हैं, जबकि ट्रांस में क्या होता है ऑपोजिट साइड होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। तो यहाँ पे जो सेम ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड में हैं, मतलब सिस वाली बात तो होगी ही नहीं। तो ये दो ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो चुके हैं। अब ट्रांस में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले IUPAC के अकॉर्डिंग सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 1 2 3 4 5 कार्बन की। नंबरिंग कहाँ से करनी होती है बच्चों? जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 2 पे आ रहा है, यहाँ से चलूँ तो 3 पे आ रहा है, तो हमारी नंबरिंग यही होगी ये। इसके बाद सब्स्टिट्यूट्स हमारे क्या हैं? क्लोरो एंड आइडो। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हमको इनकी नेमिंग करनी है। तो पहले हमारा क्लोरो आएगा एंड देन आइडो आएगा। तो 2 क्लोरो 3 आइडो एंड देन पेंट इन, 2 इन या 2 पेंटीन ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रांस सही है, 2 क्लोरो सही है, 3 आइडो ये भी करेक्ट है एंड 2 पेंटीन मीन्स यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर भी हम लोग सी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ट्रांस 3 आइडो, देखिए यहाँ पे 3 आइडो दिया है और ये यहाँ पर जो रूल नंबर 2 हमारा है उसको ये ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC हमको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डरली नेम देना होता है। तो पहले तो सी आता है फिर आई आता है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में। क्या है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर? इनमें से कौन सी स्पीशीज है जिसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करती? तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पहले आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रॉन लवर होती है। तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन, ये हमको पता है भाई कि जो Cl है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, पॉजिटिव नहीं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मीन्स ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ही, इसको हम नहीं देखेंगे। हाँ, इसके बाद BH3 की बात करें तो BH3 के ऊपर कोई चार्ज दिख नहीं रहा है। हमको पता है पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ जो होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सारी की सारी नहीं होती हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे BH3 एक्चुअली में क्या है हमारा? तो BH3 हमारा न्यूट्रल स्पीशीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों है? क्योंकि बोरॉन के पास सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और जो ये हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्डिंग कर भी रहा है तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगी? ये भी इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स हमको ये भी इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। हाइड्रोनियम आयन, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन? तो हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली में बच्चों ये वाटर के साथ अगर एक प्रोटॉन आ जाए तो वो क्या करता है ना, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो वो क्या करता है बेचारा, वो हेल्प कर देता है, वो अपने एक लोन पेयर से उसकी हेल्प कर देता है प्रोटॉन की और उसको बाइंड अप कर लेता है अपने साथ, उसको बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इसके वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर इसको अपने चार्ज को डिस्चार्ज करना है तो बहुत ही ईजी है, जो इसने दिया था वो वापस से ये ले लेगा और ये चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी मत सोचना कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नो, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NO2 की बात करें बच्चों तो नाइट्रोनियम आयन ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हम नाइट्रेशन वगैरह में देखते हैं नाइट्रोनियम का अटैक होता है बेंजीन रिंग में, नाइट्रेशन में। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये पक्का है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इज नॉट, कौन सा नहीं है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है 2010 में नीट में। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इस बार फिर से आया है वही IUPAC नेम। तो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम कौन सा करेक्ट होगा, यही हम लोग को देखना है। तो चलिए पहले तो हम लोग इसका नेमिंग ही कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो जहाँ से भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा
पहले आ रहा है या उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है उस कार्बन को, वहीं से हमको नंबरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ कहीं ब्रांचिंग तो है नहीं, तो मेन चेन तो अपनी यही होगी। टोटल कितने कार्बन बच्चों? 1 2 3 4 5 कार्बन की है, और यहाँ पे फर्स्ट पे ही मुझे मिल रहा है और यहाँ पे मुझे सेकंड में मिल रहा है, तो मुझे नंबरिंग यहीं से करनी होगी। फर्स्ट पे ही हमको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं 2 3 4 एंड 5। लेकिन जब नेमिंग करते हैं बच्चों तो पहले हम इन करते हैं फिर आइन अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। ओके, तो हमारा ये जो आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग वो आ रहा है 5 के लिए पेंट सभी में है। इसके बाद आएगा हमारा सबसे पहले इन हमारा कहाँ पे? तो 3 इन एंड 1 आइन ये होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 4 आइन है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। पेंट 3 इन सही जा रहे हैं, 1 आइन ओ यही होगा करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल यही होगा। बाकी सारे के सारे हम देख रहे हैं कि रॉन्ग है। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी। तो पहले आपको यही करना है, जब भी IUPAC वाला है तो खुद से पहले आपके जो रूल्स हैं आपने ये दिमाग में रखे हुए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसका नेम लिखो और फिर मैच करने की कोशिश करो कि कौन सा उसमें करेक्ट जा रहा है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2009 में आया हुआ है, और एक बार फिर से IUPAC नेम मीन्स IUPAC नेम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार ही आ रहा है इससे। सम बेसिक क्या है प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर से, तो नॉमेनक्लेचर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब में। आप लोग अगर उससे पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस जो ये वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। ओके, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम सारे रूल्स लगा दें। क्या करना है, इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला रूल तो बहुत ही इजीली कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बहुत ही इजीली हमने सिलेक्ट कर लिए क्योंकि कोई ब्रांचिंग वगैरह है नहीं। अब बारी आती है कि लोएस्ट नंबर किसको दें, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड हमको दोनों तरफ से मिल रहा है सेम नंबर पे। यहाँ पर भी 1 पे है, यहाँ पर भी 1 पे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है आइन और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है इन। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट प्रायोरिटी किसको मिलती है? इन को। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो नेम क्या आ रहा है बच्चों? ब्यूटीन, या क्योंकि 1 है तो 1 लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, नहीं तो हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन एंड 3 आइन। तो चलो वो वाला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 1 ब्यूटाइन, नो बिल्कुल भी रॉन्ग है ये तो, आइन तो पहले आना ही नहीं चाहिए। फिर ब्यूट 1 आइन, नो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले तो इन आता है। 1 ब्यूटीन ये कुछ सही जा रहा है एंड 3 आइन यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 3 ब्यूटीन, नो 1 आइन ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो सी जो है बच्चों वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स के, ये वाले कंपाउंड का यही करेक्ट नेम होगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2008 में। क्या है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बेस स्ट्रेंथ ऑफ, ये कुछ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दी हुई है जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि ये सिंगल बॉन्डेड मतलब सैचुरेटेड है, नंबर 2 वाला अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अब इसमें हमको बताना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो भाई बेस क्या होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दें, लूज कर दें, और एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करें। तो जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो सबसे अच्छा एसिड बेस होगा। तो यहाँ पर देखो कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ज़्यादा है। अब कौन अपने इस चार्ज से सेटिस्फाइड है, स्टेबल है, और कौन इस चार्ज को जल्दी ही डिस्चार्ज करना चाहता है वो हमको देखना है। तो इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये चाहता है कि जल्दी से मैं डिस्चार्ज हो जाऊँ। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होता है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस करेक्टर की, तो एस करेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और उसके बाद यहाँ पर 50% एस करेक्टर होता है बच्चों। वही हम डबल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा कम हो जाता है।
तो हमको ये पता है कि एस करेक्टर वाली जो स्पीशीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो ये इस चार्ज से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, स्टेबल है, ये नहीं चाहता कि मैं इस चार्ज को किसी और को दूं क्योंकि ऑलरेडी उसके पास खुद को ही कमी है ना। तो ये तो सबसे अच्छा एसिडिक नेचर वाला हो गया, ये नहीं चाहता कि मैं अपने चार्ज को डिस्चार्ज करूं। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड का भी नेचर वैसा ही होता है, बस कुछ हद तक ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है। तो ये दोनों ही अच्छे एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बट ये तो हमारा प्योरली बेसिक है। तो एक ऑर्डर की बात करें तो सबसे अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो फर्स्ट की होगी एंड देन सेकेंड एंड थर्ड की। तो देख लेते हैं कि ये ऑर्डर कहाँ देखने को मिल रहा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ ये है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ये सारे के सारे रॉन्ग है। ओके, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2008 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। Which one of the following is most reactive towards electrophilic attack? कौन सा कंपाउंड ऐसा है इसमें एरोमेटिक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है जो कि किस तरफ अट्रैक्ट करेगी, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो, मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे किस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन पा रही है कि ईजीली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पर वो अटैक कर ले। तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट वाले केस में देखें तो ये -I से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर भी ये -I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर भी ये -I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ पर भी ये -I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो सारे जो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो फिर भाई इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है वो तो हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि +M से, मीन्स ये जो हमारा OH है वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है रिंग में, और वहीं दूसरी तरफ -I से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो अपन लोग को अच्छे से पता है, GOC में पढ़ रखा है आप लोगों ने कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो -I पे क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ जब ये +M इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये इजीली क्या करेगा बच्चों कि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो ईजीली हो जाएगा। ओके, तो +M से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, और -I से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज A, क्योंकि जीतेगा कौन, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला बंदा। तो नोट करिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2008 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 4 कार्ब एनायन दिए हैं और इनको हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी। तो अभी मैंने जस्ट बताया था बच्चों कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, जहाँ पर S करेक्टर ज़्यादा हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, वहाँ पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे हुए हैं वो वहाँ पर ही अच्छे लगेंगे जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, जो स्पीशीज हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसमें S करेक्टर ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तो अपन को यही लग रहा है, तो फर्स्ट वाला सबसे अच्छा क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड है। एंड नाउ नेक्स्ट हमारा डबल बॉन्ड वाले 2 मिल रहे हैं, सेकंड भी है, थर्ड भी है। ओके, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल है, तो इसको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा इजीली। तो ये भी हमारा, इसके बाद ये आएगा। एंड नाउ थर्ड और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाला आप लोग देख रहे हो कि इस चार्ज को और ज़्यादा ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो ये तो इसको अनस्टेबल बनाएगा।
फिर ये स्टेबल, सबसे अनस्टेबल तो ये रहेगा, तो ये सबसे खराब कार्बन आयंस होगा। तो सबसे अच्छा हमारा फर्स्ट एंड देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4 वाला। नो, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 2 3 ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो चलिए इसको भी नोट करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2007 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फॉर आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। तो सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी इन सभी में? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बच्चों, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो वो इजीली उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। ओके, तो कौन दे सकता है? तो भाई हमको पता है लार्जर एटॉमिक साइज जिसका होगा उसका न्यूक्लियस काफ़ी अंदर होता है और इजीली उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल चुका है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज लार्जर होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज है बच्चों वो आयोडाइड का होता है। तो आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी एंड देन ब्रोमाइड की और उसके बाद क्लोराइड। तो चलिए ये वाला ऑर्डर हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग को तो फर्स्ट में ही मिल गया है। ये देखो आयोडाइड की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड एंड क्लोराइड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक साइज। का एटॉमिक साइज सबसे लार्जर है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सबसे हाई इसी की होगी। तो यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बाकी सभी देखने की नीड ही नहीं है। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2007 में। चलिए देखते हैं क्या है। The order of decreasing reactivity towards an electrophilic reagent for the following would be। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है या इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो इन चारों में से किस में बहुत ही इजीली और फास्टली होगा? तो हम बात कर रहे हैं बेंजीन की, तो बेंजीन भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को देता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली होती है। एंड टोलुइन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक बेंजीन बना लेती हूँ। बेंजीन में भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनती है। अगर कोई भी ग्रुप ऐसा आ जाता है तो इसके बाद, क्योंकि बिना कोई ग्रुप लगे तो मैं ऑर्थो पैरा यहाँ पर बोलना गलत होगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनती है। टोलुइन की बात करें तो टोलुइन क्या होता है बच्चों, मिथाइल बेंजीन को हम टोलुइन बोलते हैं। और यहाँ पर CH3 अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप क्या करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और इससे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लोरोबेंजीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन हमारा कुछ इस तरह से है। बेंजीन में क्या लगा होता है बच्चों, Cl, और Cl क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये तो खराब है भाई, ये तो खराब है। फिर फिनॉल की बात आती है तो फिनॉल क्या है अपना, तो फिनॉल बेंजीन में डायरेक्टली OH ग्रुप बॉन्डेड होता है तो ये फिनॉल हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो हमारा OH है ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। और प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है कि प्लस आई पर क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। तो ये ज़्यादा डोमिनेटिव है। तो प्लस एम इफेक्ट से ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है रिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे अच्छी होगी क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं रिंग में। तो ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। एंड देन उसके बाद प्लस आई से ये दे रहा है तो फर्स्ट में तो ये जाएगा हमारा, सेकंड पोजीशन पे ये जाने वाला है अच्छा में, और थर्ड में हमारा ये बेंजीन जाएगा, और फोर्थ सबसे खराब जो होगा वो क्लोरोबेंजीन होगा क्योंकि माइनस आई से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, रिंग में डिक्रीज कर रहा है।
तो ये वाला ऑप्शन अपन को देखना है कि सबसे खराब और सबसे अच्छा कौन है। तो सबसे अच्छा अपन ने क्या बोला था, फिनॉल है, तो फिनॉल 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 का 4th आ गया, ये सबसे अच्छा। इसके बाद नंबर 2 मैंने किसको दिया था, टोलुइन को, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है बच्चों अपना। और फर्स्ट जो है बेंजीन, ये बिल्कुल सही जा रहा है। एंड सबसे खराब था अपना क्लोरोबेंजीन, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2006 में पूछा गया है। क्या है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स मीन्स अल्कोहल की बात हो रही है, और अल्कोहल का करेक्ट जनरल होमोलोगस जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इनमें से ही एक होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक एल्केनॉल्स या एक अल्कोहल ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं N की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 1। ये है हमारा मेथनॉल, जिसको हम एल्केनॉल्स भी बोलते हैं। तो 1 by 1 हम लोग सारे फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं। ओके, तो अगर कार्बन हमारा 1 है तो N की वैल्यू 1 आ रही है, 2 × 1O, तो दिस इज CH2O। तो ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो गया। इसके बाद इसको लेते हैं अपन लोग, तो N की जगह 1, H, 2 × 1 O2। यहाँ तो पहले ही रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अपना कितना है बच्चों, 1, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया है। नाउ नेक्स्ट है थर्ड बच्चों, तो थर्ड को हम लोग देख लेते हैं, C1H 2 × 1 + 2O। तो दिस इज CH, C1 आ रहा है अपना, 2 × 1 = 2, 2 × 4 O, यस, C1H4 एंड, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम इसमें भी देखें तो ये रॉन्ग होगा, C1H2 × 1 + 1O। तो दिस इज C1H3O। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों 2006 में। क्या है क्वेश्चन, तो एक बार फिर से आ गया है IUPAC नेम। IUPAC नेम बताना है हमको कि करेक्ट IUPAC नेम कौन सा होगा इस कंपाउंड का। तो सबसे पहले तो हम लोग खुद से करते हैं, देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है। तो दिस इज COCl। COCl मीन्स ये एसिड हैलाइड ग्रुप है, इसको हम लोग ऑयल हैलाइड भी बोलते हैं। जो सब्स्टिट्यूट लगता है इसका ऑयल हैलाइड लगता है। तो एक्चुअली में बच्चों ये कार्बन कंटेनिंग है, तो इस वाले कार्बन से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का है, 1 2 3 4 एंड 5। 3 4 होता है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो 5 तक की चेन। अब हमको मिल रहे हैं 2 यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स, और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम है, मिथाइल है। तो नेम हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है अपन को। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ये होगा इसका नेम। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर ये आ रहा है। तो 2 3 करके जो आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है, 2 3 सॉरी डाई मिथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड, ये है इसका करेक्ट नेम, IUPAC नेम। बाकी सारे के सारे हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि नीट में सिर्फ एक ही जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होता है, बाकी सब तो रॉन्ग होते हैं। तो ये आया है अपना करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आपको मैं फिर से बोल दूं कि जब भी IUPAC का आता है आप खुद से बना के देखो और फिर मैच करो, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। क्या है ये क्वेश्चन, तो नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट, यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि विच वन इज नॉट इन IUPAC सिस्टम। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका नेम जो है वो IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है, क्योंकि सभी के नेम भी दिए हुए हैं, बस हमको देखना है कि कौन सा जो नेम है वो रॉन्ग है। ओके, तो चलिए फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। तो ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन,
और नंबरिंग हमारी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ये वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूट पहले ही आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 पे मिथाइल है एंड 4 पे इथाइल है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ये दोनों ही हमारे सब्स्टिट्यूट है बच्चों। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उस सब्स्टिट्यूट का नेम हमको पहले करना है। ओके, तो 3 मिथाइल 4 इथाइल, नो, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो जो आंसर होगा बच्चों वो यही होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा यही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यही है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू IUPAC नहीं है। अगर ये अकॉर्डिंग टू IUPAC होता तो सबसे पहले हम क्या करते, 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल हेप्टेन करते। तो बाकी सारा हमको देखने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि बाकी सारे ही करेक्ट होंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1 2, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको ही हमको लोएस्ट प्रायोरिटी देना है, एंड लोएस्ट नंबर इसको ही देना है अपन को 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट पहले लिखा है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ इसमें यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमारा पैरेंट चेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये आएगी हमारी इसमें पैरेंट चेन, और सब्स्टिट्यूट आ रहा है मिथाइल एंड इथाइल 1 2 3 एंड 4। तो 2 और 3 पे हमारे आ रहे हैं अलग अलग सब्स्टिट्यूट, इथाइल एंड मिथाइल, तो 2 इथाइल करेक्ट है एंड 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन करेक्ट। नाउ दिस इज, अब मैं इसको अगर वैसा लिख लूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH, यहाँ पे एक CH3 लगाना होगा हमको, क्योंकि इसी वाले कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन बच्चों। 1 2 3 1 2 तो हमको यहाँ से करना है, जहाँ से हमारे मल्टीपल वाले जो कार्बन उसको लोएस्ट नंबर मिले उसको ही हमको लेना है, वहीं से नंबरिंग करनी है अपन को। तो क्या हो जाएगा, ये 4 पे मिथाइल है, गुड, एंड 2 पेंट आइन, करेक्ट। तो बाकी सारे करेक्ट हैं, लेकिन जो रॉन्ग है वो है हमारा फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन 2005 का है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। विच अमंगस द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है। तो अपन लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में अच्छे से पढ़ रखा है कि जो 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर वो 3 डिग्री वाला है तो क्या होगा, तीनों तरफ से जो अल्काइल ग्रुप है वो सारे प्लस आई इफेक्ट्स इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो इसके पास डेफिशिएंसी है उसको वो ख़त्म कर देंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, नाउ तो सबसे पहले तो हमको डिग्री डिसाइड करनी है कि कौन सा कार्बोकैटायन किस डिग्री का है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ है, किसी भी कार्बन के साथ नहीं, तो इसको तो हम 0 डिग्री में रखते हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन को फोकस करूँ तो ये वाला कार्बन जो है वो एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, और एक कार्बन के साथ होता है तो 1 डिग्री होता है। इसके बाद इस वाले कार्बोकैटायन मतलब की बात करूँ मैं तो ये कितने कार्बन से बच्चों, 2 कार्बन, और 2 कार्बन है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। अब मैं इस वाले कार्बोकैटायन की बात करूं तो ये कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों, 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो आगे अपन लोगों का आंसर जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है इज द मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में। क्या है ये क्वेश्चन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो भाई हमने आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमर्स को 2 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ है, एक है अपना ऑप्टिकल और एक है ज्योमेट्रिकल, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल में हम ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में कि किस तरह से हम PPL को किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डालते हैं और वो किस तरफ उसको रोटेट कर रही होती है। तो ये सारा हमको किस में पढ़ना होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में। तो यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो ये तो बिल्कुल थियोरेटिकल सा क्वेश्चन कि जहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल और कौन सा ऑप्टिकल होगा वही हमारा करेक्ट पेयर होगा। स्ट्रक्चरल है, नो, ऑप्टिकल है, सही है, ज्योमेट्रिकल भी है, यस, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे रॉन्ग, क्योंकि हमको मिल चुका है हमारा करेक्ट पेयर। ओके, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। नोट करिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में नीट का।
देखते हैं क्या है। द बेस्ट मैथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम देयर मिक्सचर इज। तो यहाँ पे मिक्सचर है बेंजोइक एसिड का एंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आप लोगों ने घर पे ही देखी होगी कि जो हमारे कपड़े के बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें गोल सा टैबलेट होता है वाइट कलर का नेफ्थलीन का, वही होती है नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि ये लिक्विफाई नहीं होती है, ये सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ चेंज हो जाती है? गैस स्टेट में। मीन्स ये सबलाइन है, सबलाइन नेचर की है, ये तुरंत ही क्या हो जाएगी? सॉलिड टू गैस स्टेट में चेंज हो जाएगी। जबकि बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये तो लिक्विड है, ये तो हमारा सॉलिड रहेगा, ये हमारा थोड़ा सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का होता है बेंजोइक एसिड। अब इन दोनों को सेपरेट करना है तो बहुत इजी है, क्योंकि एक का नेचर सबलाइन है, तो जैसे ही हम इसको एयर के कांटेक्ट में रखेंगे ये सब्लिमेशन रिएक्शन से पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा बेंजोइक एसिड से। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी मेथड दी हुई है। डिस्टिलेशन नो, सब्लिमेशन यस, क्योंकि ये सबलाइन नेचर का है तो इजीली ये सबलाइम हो जाएगा, तो सब्लिमेशन होगा, क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2004 में। क्या है ये क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और द COH ग्रुप of a carboxylic acid can be replaced by Cl using what? using क्या यूज़ करेंगे कि जो हमारा OH और COH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का वो क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए Cl से। तो सबसे पहला वाला जो हमारा रिएजेंट है बच्चों PCl5, ये ज़्यादा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है P ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में कि यहाँ पे जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। 3 जो होते हैं उसके इक्वेटोरियल एंड जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग और वीक होते हैं जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आसानी से हमको Cl मिल पा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो मैं अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल के साथ देखो बच्चों कुछ इस तरह से ये रिएक्शन देता है। जो PCl3 है वो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं एंड Cl, ये इस तरह से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा हमारा हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड प्लस POCl3। ये सेम रिएक्शन हमारी हेलोएल्केन हेलोअरीन में हमको देखने को मिल रही है हेलोएल्केन की प्रिपरेशन मेथड में। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि किस तरह से इसने OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। नाउ अगर मैं कार्बोक्सिलिक की बात करूँ तो उसमें कुछ इस तरह से RCOH, ओके। तो यहाँ पे देखो PCl3 कुछ इस तरह से एक जगह रहेंगे, एक Cl हमारा यहाँ और एक यहाँ, कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक। यहाँ से जो RCO एसिटिल ग्रुप है इस Cl के साथ एसिटिल क्लोराइड बना लेता है बच्चों। इसके बाद ये वाला जो है कंपाउंड वो POCl3 बनेगा एंड HCl। तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप, चाहे अल्कोहल हो या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों के लिए ही ये सुटेबल है हमारा PCl5, क्योंकि ये इजीली यहाँ पर इस ग्रुप को रिप्लेस कर दे रहा है Cl से। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी सबको हमें देखना ही नहीं है, ओके। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2004 का है, देखते हैं क्या है बच्चों। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज C13H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा, स्ट्रक्चर भी दिया है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे क्लोरीन से तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमको मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपन लोग। तो मैं यहाँ पर एक बार बना लेती हूँ बच्चों इसको कुछ इस तरह से। ये बन गया हमारा डाइफिनाइल मीथेन। एक बार मैं क्या करती हूँ बच्चों, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको हटा देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ मीन्स Cl से। एक स्ट्रक्चर तो अपना ये बन जाएगा।
नाउ सेकेंड टाइम ये हमारा ऑर्थो वाला बन जाएगा। सेकेंड टाइम मैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटाऊंगी और Cl लगा दूंगी, तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर मेटा वाला बन जाएगा। नाउ एक बार मैं पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हूँ, किससे, क्लोरीन से, तो ये हमारे 3 स्ट्रक्चर तो बन गए ऑर्थो मेटा पैरा वाले। अब क्या है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगी तो फिर से रिपीट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो मेटा, ये दोनों ही ऑर्थो है, फिर ये मेटा है, ये भी मेटा है, एंड ये पैरा। यहाँ पर भी जाएंगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना उसका नेम, तो यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, कहीं एक से ही करना है अपन को। तो ये तो 3 बन गए। अब हम कहाँ का कर सकते हैं रिप्लेस, तो हम यहाँ का कर सकते हैं बच्चों, तो एक हमारा ये बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। तो 4 ऑप्शन बी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है नीट 2003 में, क्या है, तो एक बार फिर से आ गया है, नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। तो IUPAC नेम यहाँ पर दिए हैं, अब कौन सा इसका करेक्ट नेम है, तो फिर से आप लोग एक बार नेमिंग कर लीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली जाएगी अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कहाँ से होगी, तो जहाँ से हमारे सब्सटीट्यूट को लोएस्ट नंबर मिले, तो लोएस्ट नंबर अपन को यहाँ से ही मिलने वाला है बच्चों, 3 पे ही मिल रहा है, यहाँ से तो काफ़ी दूर जा रहे हैं हम लोग, 4 पे रहा है, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो यही वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल भी करेक्ट है। और यहाँ पर है हमारा इथाइल, दिस इज इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 कार्बन है, और दिस इज मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सबसे पहले अपन लोगों को किसका नेमिंग करना होता है, इथाइल का। तो सबसे पहले आएगा अपना 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। वाह वाह वाह, पहली ऑप्शन हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये 2003 का हो गया है हमारा आंसर कंप्लीट। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। ऑल द बेस्ट।